हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें आज हम 18 जून 2023 के हिंदू एनालिसिस के बात करेंगे करंट अफेयर्स की। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या आज न्यूज है इसमें और क्या क्या हमें समझनी है। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर मैपिंग की क्वेश्चन लिया जाए, कंपाला आपको देखना है। सबसे पहले कंपाला कहाँ पे है, ठीक है, और युगांडा। ठीक है, युगांडा जो है, कंपाला जो है युगांडा की लोकेशन में है, तो आपको युगांडा को पूरी तरह से मैप में देखनी है और इसकी बॉर्डरिंग कंट्री देखनी है। ठीक है, इश्यूज क्या हुआ है, इश्यूज हुआ है यहाँ पे कहीं ना कहीं एंटी गे लॉ जो लाया गया है उसके ऊपर कहीं ना कहीं बात की गई है। कहीं ना कहीं वाशिंगटन ने फ्राइडे को अनाउंसमेंट किया था कि इट इज इम्पोजिंग वीजा रेस्ट्रिक्शन फॉर युगांडा, इट एक्यूज अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन युगांडा आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ एंटी गे लॉ ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री। देखिए क्या हुआ, एंटी गे लॉ जो है वो युगांडा ने इम्प्लाई किया। मतलब अगर कोई भी गे लोग है, अगर वो रिलेशनशिप में आते हैं, कहीं ना कहीं उनको सजा दी जाएगी। इस तरह के प्रावधान जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे युगांडा ने लाया है। तो यूएस ने कहीं ना कहीं इस चीज को लेके वीजा का रेस्ट्रिक्शन जो है वो कर दिया है। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये न्यूज है। तो आपको सबसे पहले तो इसकी मैपिंग जो है कहीं ना कहीं आपको देखनी होगी और इसकी बॉर्डरिंग कंट्री जो है आपको देखनी होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। GS2 में आपके पहला जो एडिटोरियल है, 24 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज यूज्ड फॉर ड्रग पेडलिंग सील्ड फेस्ड MCD एक्ट। देखिए क्या हुआ, 25 जगह पे क्या किया गया, खबर मिली थी कि 25 जगह पे कहीं ना कहीं ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग जो हॉटस्पॉट है 25 जगह को कहीं ना कहीं दिल्ली जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने कहीं ना कहीं सील कर दिया, आइडेंटिफाई किया और उसको कहीं ना कहीं सील किया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ड्रग्स की, तो ड्रग्स कहीं ना कहीं ये आपके ड्रग्स अगर बात की जाए, ड्रग्स कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये यूथ को कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो डेमोग्राफिक जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं बहुत बेटर कंडीशन में इस टाइम पे। ठीक है, अगर हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की रेंज में देखा जाए तो डेमोग्राफिक जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक कंडीशन में सबसे ऊपर पे है। ठीक है, और अगर यही यूथ कहीं ना कहीं हमारे ड्रग्स की लत लग जाएगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक में कहीं ना कहीं स्टेग्नेशन देखने को मिलेगा, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर हम इन ड्रग्स जो माफिया हैं, जो ड्रग्स आइडेंटिफाई हॉटस्पॉट है, कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसको सील नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रोलिफरेट ज्यादा ही करेगा आगे तक। तो इसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके बाद इनको इन हॉटस्पॉट को कहीं ना कहीं आपको बैन करना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग हैं, जो लोग अफेक्टेड है, कहीं ना कहीं उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग अफेक्टेड होते हैं ड्रग्स से उनकी कहीं ना कहीं मानसिक विकास जो होती है उतनी डेवलप नहीं हो पाती है। वो वहां पे नहीं सोच पाती कि किस तरह से हमें रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह से नहीं रिएक्ट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो चलानी चाहिए। ठीक है, और लोगों के बीच में अवेयरनेस को भी फैलाना चाहिए कि ड्रग ट्रैफिकिंग से या ड्रग्स आने से या ड्रग्स लेने से क्या क्या परेशानियां हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है उसने कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया और 25 ड्रग्स ट्रैफिकिंग हॉटस्पॉट को कहीं ना कहीं सील कर दिया। इसकी जो मैसेज है कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट मैसेज है किसके खिलाफ, ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ। और ये जो है कि इस तरह की अगर ड्रग्स वगैरह की कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आगे भी प्रॉब्लमेटिक होगी, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई करना जरूरी है। अगर बात की जाए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने लॉन्च किया था ऑपरेशन कवच। देखिए ऑपरेशन कवच क्या है, ऑपरेशन कवच के अंडर ही इस ड्रग ट्रैफिकिंग को कहीं ना कहीं जो ये 25 जो हॉटस्पॉट है कहीं ना कहीं उसको आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने कहीं ना कहीं, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट लॉन्च साथी के साथ मिलकर कहीं ना कहीं ऑपरेशन कवच को कहीं ना कहीं स्टार्ट किया था। ठीक है, जो कि ड्रग ट्रेड और कंजप्शन के रोकने के लिए था। जो ज्वाइंट ऑपरेशन था इसमें 80 टीम थी और 1000 पर्सनल थे जो कि कैरिड कर रहे थे इस तरह के अंडरकवर ऑफिसर बन के और इसको सर्वेलेंस कर रहे थे और इतने लोगों के साथ ही ये ड्रग्स को क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। इसमें क्या बताया गया, इसमें एक चीज याद रखना, NDPS नार्कोटिक ड्रग
जो है वो एक्ट बनाया गया है, ठीक है, एनडीपीएस एक्ट के थ्रू, जिसमें 15,000 केजी जो सीज किया गया ड्रग को और डिस्ट्रॉय किया गया एलजी प्रेजेंस में, जो 26 जून को किया गया, ठीक है। साथ ही साथ 674 जो है पर्सन जो है अरेस्ट किए गए, ठीक है। अगर बात की जाए केस फाइल कितना हुआ है, 518 जो है केस फाइल किया गया और 100 लोकेशन पे कहीं ना कहीं दिल्ली ने रेड किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है डिजिटल आइज डिटर प्रॉक्सी अटेंडेंस। देखिए क्या है, जो आपके मेघालय है वहां पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी एक एक्टिविस्ट को, ठीक है। एक्टिविस्ट का नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं सर्वे किया, सर्वे करने के बाद देखा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो उन्होंने देखा कि उनमें से कुछ टीचर को तो वो जानती थी, लेकिन कुछ टीचर जो है नए थे, ठीक है। उन्होंने ऐसा लगा कि शायद जो रातों रात कहीं ना कहीं चेंजेस हुए हैं तो उसकी वजह से होंगे, लेकिन बाद में पता चला ये जो अटेंडेंस, डिजिटल अटेंडेंस का सिस्टम लाया गया टीचर्स के बीच में, कहीं ना कहीं उसने कहीं ना कहीं टीचर्स को स्कूल आने पे मजबूर कर दिया। तो बाद में ये पता लगा कि जो टीचर है कहीं ना कहीं उनको गवर्नमेंट जॉब तो मिली हुई है, लेकिन वो स्कूल ही नहीं आ रहे, वो अपने ही बिजनेस में लगे हुए हैं, अपना ही अलग काम कर रहे हैं। तो जिसके कारण से जो उनके जगह पे, उनके बिहाफ पे वो क्या करते थे, कुछ टीचर को हायर कर लेते थे और उनको कुछ अमाउंट ऑफ जो मनी है वो दे देते थे, जिसके कारण से वो टीचर भी आने के लिए राजी थे। अब इससे नुकसान क्या होता है? एक्चुअली इससे नुकसान जो होता है चिल्ड्रन का होता है, बच्चों का होता है। बच्चे कहीं ना कहीं सफर करते हैं, ठीक है। बच्चों को वो एजुकेशन नहीं मिल पाती है जिस तरह की एजुकेशन चाहिए, क्योंकि आप अगर टीचर को हायर करो बिना क्वालिफिकेशन, बिना किसी चीज के, तो कहीं ना कहीं जो बच्चों की जो गोल है उसको कहीं ना कहीं आप कर्टेल कर रहे हो, ठीक है। अगर बात की जाए टीचर्स की, तो कहीं ना कहीं इनको भी इस तरह के कानून जो है लाना जरूरी था, जिससे कि हम लोग ये जो प्रॉक्सिमिटी का सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं रोक सके, ठीक है। इस तरह की जो हरकतें जो इस तरह स्कूल में होती है, कहीं ना कहीं सख्त तरीके से मैनेजमेंट सिस्टम को कहीं ना कहीं ठीक तरीके से अपनाना चाहिए। और इस तरह की अटेंडेंस सिस्टम कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी देता है उन स्टूडेंट्स को जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, और साथ ही साथ जिनको एजुकेशन ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि माँ बाप जो है, पेरेंट्स जो है, वो अपने बच्चों को भेज तो रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमारा बच्चा स्कूल तो जा रहा है, लेकिन क्या स्कूल जाने के साथ साथ वो क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है? वो क्वालिटी एजुकेशन कौन दे सकता है? एक टीचर ही दे सकता है। और लेकिन अगर वो टीचर ही एब्सेंट रहे तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी एजुकेशन में कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन कहीं ना कहीं वहाँ पे स्टैग्नेट होकर रह जाएगी। उस बच्चे को वो जो क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए थी, उस तरीके की एजुकेशन मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ एक नाम आया है, मेघालय रैट होल माइनिंग बैंड इन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अप्रैल 2014। तो आपको ये भी सर्च करना है कि जो मेघालय का रैट होल कोल माइनिंग है वो कहाँ पे है, ठीक है। इस तरह की जो न्यूज है वो कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स में पता किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पीएम मोदी प्रपोज G20 मेंबरशिप फॉर अफ्रीकन यूनियन। देखिए क्या हुआ, पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं G20 जो लीडर्स है, G20 के नेशन के लीडर्स है, उनको कहीं ना कहीं लेटर लिखा और कहा एक फुल मेंबरशिप ग्रुपिंग होनी चाहिए जो आने वाली सबमिट है उसमें इंडिया की, किसकी? अफ्रीकन की, जो अफ्रीका की कंट्री है उन सबको मिला के एक ग्रुपिंग बननी चाहिए, ठीक है। उसके लिए उन्होंने कहा इससे क्या होगा, ये एक अच्छी स्टेप होगी जिससे जो अफ्रीकन कंट्री है वो कहीं ना कहीं अपने आवाज को आगे रख सके, यानी कि इंटरनेशनल स्टेज पे, और एक नई फ्यूचर की तरफ, एक नए वर्ल्ड की तरफ अपने कदम को यानी कि साथ को बढ़ा सके एक दूसरे के साथ मिलकर। तो ये कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी होगी हर एक कंट्री के लिए भी, हर एक अफ्रीकन कंट्री के लिए भी, और कहीं ना कहीं ये एक अलग ही लेवल पे इनको बेनिफिट देगी। देखिए अफ्रीकन कंट्री के जैसे यूरोपियन यूनियन बना हुआ है, अगर ऐसे ही अफ्रीकन का एक ग्रुप बने तो कहीं ना कहीं बातचीत करने में हर एक कंट्री को इंडिविजुअली नहीं जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं और एक बेटर डिसीजन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर ये बेटर डिसीजन होगा कहीं ना कहीं उनकी सोवरेनिटी के लिए अच्छा होगा, उनकी सिक्योरिटी के लिए अच्छी होगी और उनकी वैल्यूज के लिए अच्छे होंगे,
इससे कल्चरल जो चेंजेस है, कल्चरल जो वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं एक्सचेंज होंगे और साथ ही साथ ये सॉफ्ट पावर को भी इंक्रीज करेंगे और जो कॉन्फ्लिक्ट रीजन है कहीं ना कहीं उनमें पीस लाने की कोशिश करेंगे। और अगर पीस आएगा तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड जो है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, वर्ल्ड जो है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा और साथ ही साथ वर्ल्ड को एक अलग ही दुनिया जो है दिखने को नजर आएगी, जिससे कि वैल्यू जो है वो हर एक कंट्री की बढ़ेगी इसमें। ठीक है, जो अफ्रीकन यूनियन को कहा गया है कंसिडर टॉप मोस्ट ग्रुपिंग रिप्रेजेंटेशन कहा गया है वॉइस ऑफ अफ्रीका का। ठीक है, ये जो है वर्किंग करेगा किस चीज पे, इंश्योर करेगा इनकी प्रोग्रेस पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, किसकी, अफ्रीकन नेशंस की। इसको ऑफिशियली जो लॉन्च किया गया था 2002 में सक्सेसर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी फोकस है हमारे मिनिस्टर की, हमारे प्राइम मिनिस्टर की, कि इस तरह की जो अफ्रीकन ग्रुपिंग हो उसको कहीं ना कहीं G20 एजेंडा में एक नई जगह मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एयर स्ट्राइक हिट सुडानीज कैपिटल किलिंग 17% इंक्लूड 5 चिल्ड्रन। देखिए क्या हो रहा है, जो फाइटिंग है वो कहीं ना कहीं चल रही है सुडानीज आर्मी और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच में, जिसके कारण और ये 3 महीने से लगातार चलते हुए आ रहा है। इसके वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो हो रही है वो किसको हो रही है, सिविलियंस को हो रही है, लोगों को हो रही है। वहां के जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो इस चीज को फेस कर रहे हैं। वहां की कहीं ना कहीं इकोनॉमिक हालत कहीं ना कहीं डाउन होती जा रही है, इकोनॉमिक हालत कहीं ना कहीं डाउन होती जा रही है। वहां की जो डिस्प्लेसमेंट है, जो माइग्रेशन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रही है। उसके वजह से वर्ल्ड में इलीगल माइग्रेशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, अनस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं बनी हुई है वर्ल्ड में। ठीक है, जो ट्रेड इफेक्ट है, ट्रेड इफेक्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इस चीज को क्या करना पड़ेगा, इस चीज को कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। कहीं ना कहीं हर एक कंट्री को आके कहीं ना कहीं इसमें पीस कीपिंग का काम करना चाहिए, जिससे कि इस तरह की जो अनवांटेड चीज है, एयर स्ट्राइक वगैरह है, कहीं ना कहीं लोग जो मर रहे हैं कहीं ना कहीं उनको भी क्या होना चाहिए, उनको भी कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। और ह्यूमैनिटेरियन कैलेमिटीज जो है इससे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अगर हम बात करें, द वॉर हैज डिस्प्लेस्ड 2.2 मिलियन सुडानीज एंड किल हंड्रेड्स एंड हैज सेंट वॉर वेरी डारफुर रीजन इनटू ह्यूमैनिटेरियन कैलेमिटीज। देखिए क्या कह रहा है, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से इन्होंने क्या कहा कि जो वॉर है उसने कहने की 2.2 मिलियन जो सुडानीज है और सुडानीज को और डिस्प्लेस किया है, और कितने ही सारे सुडानीज है जो 100 से कम से ज्यादा ही कम से कम सुडानीज जो कहीं ना कहीं डेथ किए हैं, किल्ड किए गए। ठीक है, जो आर्मी है उसके पास एयर पावर है जो एडवांटेज हो रही है खार्तूम में। ठीक है, और इसकी नेबरिंग सिटीज की बात करें, ओमडरमन, ठीक है, बहरी, जो इसमें आरएसएफ जो है एम्बेडेड है इटसेल्फ रेजिडेंशियल नेबरहुड। जो आर्मी है वो कहीं ना कहीं रैंप अप कर रही है एयर स्ट्राइक से। ठीक है, जिसके कारण से बहुत सारे जो रेजिडेंशियल नेबरहुड है उनको कहीं ना कहीं हिट हो रही है, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अगर बात की जाए स्ट्राइक स्ट्रिंग ऑफ अटैक की, जो स्ट्राइक है वो कम से कम स्ट्राइक है वो लेटेस्ट सीरीज ऑफ एयर आर्टिलरीज का अटैक हो रहा है पुअर एंड डेंस पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसके कारण से सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग का हैम्पर हो रहा है। ठीक है, लोकल रेजिस्टेंस कमेटी जो कह रही है जो 13% जो है कहीं ना कहीं किल्ड हुए हैं बाय शेलिंग इन अल लंबा इन वेस्टर्न खार्तूम में। ठीक है, और कॉलिंग किया गया एक नेबरहुड में एक ऑपरेशन जोन की। ठीक है, तो इस तरह की यहाँ की कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कूलर डे वार्मर नाइट इन भुवनेश्वर एंड कटक। देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, जो रिलेटिव कूलर रीजन है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है दिन के समय में 27 से 73% में, कब, भुवनेश्वर में, और 40% से 63% बढ़ा है कटक में। 2001 और 10 की कंपैरिजन 2011 और 20 के कंपैरिजन अगर करते हैं तो। ठीक है, अब ऐसा हुआ किस लिए, किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है,
ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये कैसे पता लगा? एक स्टडी हुआ था अभी में, और इसको स्टडी को कंडक्ट कौन करवाया? अर्थ ओशियनिक एंड क्लाइमेट साइंस जो IIT भुवनेश्वर में है। उन्होंने पाया कि जो अर्बनाइजेशन है भुवनेश्वर का और कटक का, वो कहीं ना कहीं सरफेस टेम्परेचर को जो पास्ट के 20 ईयर है उससे कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है। कहीं ना कहीं जो रिलेटिव कूलर रीजन है सिटीज में जो दिन के समय में, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं? वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और नाइट की जो है उसको कहीं ना कहीं रिवर्स फॉर्म में देखा जा रहा है। अगर रात की बात करें, रात के दौरान क्या हो रहा है? दोनों ही सिटीज कहीं ना कहीं अर्बन हीट को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण से जो डे टाइम और नाइट टाइम के जो टेम्परेचर डिफरेंस है उनके अंदर कहीं ना कहीं रिड्यूस नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर रिजल्ट की बात करें, स्टडी कहीं ना कहीं पब्लिश हुआ था जनरल एनवायरमेंट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी में। ठीक है, जो अर्बन एरिया भुवनेश्वर कटक में कहा गया है कि 0.75 डिग्री और 1.22 डिग्री सेल्सियस जो है वार्मर रहा है जो इसके आसपास के रूरल एरिया से। यानी कि अगर मान लीजिए ये कटक और भुवनेश्वर है, इसके आसपास जो रूरल एरिया है उसके मुकाबले जो सिटी का है उसका कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है 0.75% और 1.22 डिग्री जो है कहीं ना कहीं वार्मर रहा है बाकी जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोर सिटी एरिया इज वार्मर देन रिसेंट डेवलपमेंट सब अर्बन रीजन। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए ये हो क्यों रहा है, इसके रीजन क्या है? सबसे पहली चीज है डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये होने का मेन कारण क्या हो सकता है? क्या जो क्लाउड है वो इंक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि डे टाइम कूलिंग होने का मतलब क्या है? अगर बादल ऊपर है और बादल से अगर सनलाइट कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर जा रही है तो इसका मतलब नीचे का जो टेम्परेचर है वो कूलिंग रहेगा। ये कंडीशन हो सकती है। या फिर जो एयर पॉल्यूशन है कहीं ना कहीं वो इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण से जो सनलाइट है वो कम से कम नीचे पहुंच ही नहीं पा रही है। ठीक है, जिसके कारण से जो आपका लैंड है वो हीट अप नहीं हो पा रहा है। या फिर ये भी रीजन हो सकता है कि जो वेजिटेशन है कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, या कोई और रीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉसिबल रीजन क्या क्या हो सकता है? पॉसिबल रीजन हो सकता है कि जो चेंजिंग पैटर्न है, फीचर्स है अर्बन एरिया का, वो कहीं ना कहीं वो डे टाइम को कहीं ना कहीं चेंज कर रहा है। डे टाइम जो अर्बन कूल आइलैंड है वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करा जा रहा है कि कटक में विंटर सीजन में और प्री मानसून सीजन में। यहाँ क्या पाया गया? यहाँ पाया जा रहा है कि जो यूनिक ज्योग्राफिकल लोकेशन है कटक की, किस वजह से? कि ये जो सराउंडेड है रिवर से जो कि ड्राइड अप हो रही है, यानी कि कटक है तो उसके आसपास जो है रिवर एरिया है, तो कहीं ना कहीं ड्राइड अप हो रही है, वो कहीं ना कहीं ऊपर उठ रही है। ठीक है, ड्यूरिंग प्री मानसून एंड विंटर मंथ्स एक्सपोज दिस सैंड बेड्स, जो सैंड बेड्स है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहे हैं, जो ये लीडिंग कर रहे हैं इस फिनोमिनन को, इन घटनाओं को, कि जो वार्मिंग है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़े। मोर वार्मिंग इन द सराउंडिंग रीजन, जो आसपास के रीजन है कहीं ना कहीं उसको ज्यादा क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है? जो भुवनेश्वर है वो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है जो डे टाइम है उसकी हीट जो आइलैंड है वो कहीं ना कहीं वीक हो रही है ड्यू टू ड्राई सीजन एंड डिक्रीज ग्रीन कवर सराउंडिंग एरिया, और जो डिक्रीजिंग है वो ग्रीन कवर वो कहीं ना कहीं इसके सराउंडिंग एरिया में कम होती जा रही है। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर बात की जाए करनी क्या चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, उससे पहले थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जैसे कि 2001 से लेकर 2010 के पीरियड की बात करें, जो एरिया था नाइट टाइम लैंड सरफेस टेम्परेचर का वो कहीं ना कहीं ज्यादा था 20 साल के क्लाइमेटोलॉजिकल वैल्यू जो कि भुवनेश्वर और कटक में देखा गया 37 to 48%, लेकिन ये इंक्रीज हुआ 60 से 63%, 60 और 63% 2011 और 2020 में। ठीक है, जो एक्चुअली अगर हम बात करें कि ये हो किस ले रहा है, सबसे पहली चीज तो है पॉल्यूशन। कहीं ना कहीं अर्बन सिटी हो रही है तो पॉल्यूशन भी एक रीजन बन सकता है। ठीक है, कंक्रीट रोड, ठीक है, जो बिल्डिंग्स वगैरह है या आसपास की जो पेरिफेरल एरिया है उससे कहीं ना कहीं जो नदियों का सूखना है तो उसके वजह से हीट जो है एब्जॉर्ब हो जाता है और कूलिंग इफेक्ट मिलता है हमारे कोर रीजन को। एक ये भी कंडीशन हो सकता है। साथ ही साथ जो अर्बन एरिया है उसमें कहीं ना कहीं
ऐसी फिनोमिनन हो रही है, क्योंकि देखिए आसपास एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादा चल रहा है, तो जिसके कारण से पॉल्यूशन ज्यादा हो रही है। पॉल्यूशन ज्यादा हो रही है जिसके कारण से जो सनलाइट है वो कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती है, बहुत कम मात्रा में अब आ पाती है, जिसके कारण से जो लैंड है वो कहीं ना कहीं कूल लेता है। लेकिन अगर रात की बात करें, रात में क्या होता है, रेडिएशन कहीं ना कहीं जमीन से निकलती है। वो रेडिएशन जब जमीन से निकलेगी तो कहीं ना कहीं जमीन को क्या करेगा, वार्मर करेगा। ठीक है, ये एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बन रही है, जिसके कारण से हमें इस तरह की सरप्राइजिंग दिखाया जा रहा है डे टाइम लैंड सरफेस टेम्परेचर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मंकी पॉक्स आउटब्रेक इन एशिया पैसिफिक रीजन। मंकी पॉक्स कहीं ना कहीं एशिया पैसिफिक रीजन में बढ़ रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, ओवर ए मंथ एगो, एक महीने पहले क्या देखा जा रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था जो मंकी पॉक्स है कहीं ना कहीं ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का एक वो बन रहा है, हब बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव केसेस के, एक साथ मिलाने के केसेस के, तो अक्रॉस द वर्ल्ड तो देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं केसेस जो है कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन देयर हैज बीन इंक्रीज इन रिपोर्ट केसेस फ्रॉम सम कंट्री, लेकिन कुछ कंट्री में ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, जो आपके इंडोनेशिया वगैरह रीजन हो गया, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन हो गया। ठीक है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह की मतलब उस एरिया की रीजन की तरफ की बात की जा रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं इन एरिया में कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अगर हम मंकी पॉक्स की बात करें, ये क्या है, मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज है। सबसे पहले तो ये चीज को ध्यान में रखना है, एक क्या है, एक वायरल डिजीज है जो शुरुआती में स्प्रेडिंग होता है ह्यूमन पॉपुलेशन के थ्रू, किससे, जूनोटिक स्पिल ओवर, जूनोटिक यानी कि ह्यूमन टू एनिमल। ठीक है, या सॉरी एनिमल टू ह्यूमन विथ रोडेंट स्पिल ओवर विथ रोडेंट प्राइमेट सर्विंग एज दी पोटेंशियल रिजर्वायर। देखिए क्या होता है, जो प्राइमेट होती है उनसे या जो रोडेंट होती है उनसे कहीं ना कहीं ये फैलता है। ठीक है, मंकी पॉक्स को ट्रांसमिटेड होता है ह्यूमन थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट या एक्सपोजर इन्फेक्टेड ब्लड फ्लूइड। आप ब्लड से हो या किसी चीज से भी हो जो ह्यूमन के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे कहीं ना कहीं फैलता है। ठीक है, और दूसरा ये सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ये माना जाता है कि इसकी जो स्प्रेडिंग है वो डिजीज का वो कहीं ना कहीं हो रहा है। ठीक है, मंकी पॉक्स जो है एक रेयर इन्फेक्शन है जो प्रीडोमिनेंटली रेस्ट्रिक्टेड है कुछ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में, जो स्टार्टिंग में देखा गया 2022 के, लेकिन इसके कहीं ना कहीं राइज देखा गया ग्लोबल में भी। ठीक है, जहां ये डिजीज को अभी तक एंडेमिक तो नहीं कहा गया है, जैसे पर्टिकुलरली यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका, इन कंट्री में तो एंडेमिक अभी तक कहा नहीं गया है। लेकिन अगर हम लोग WHO के अनुसार बात करें कि 87,000 जो केसेस है मंकी पॉक्स के रिपोर्ट किए गए हैं, कब, जनवरी 2022 से, जिसमें 146 जो है डेथ हो चुके हैं। ग्लोबल सिचुएशन अपडेट की बात करें, अभी रिसेंट वीक में क्या देखा गया है, जो ओवरऑल ग्लोबल केसेस है मंकी पॉक्स का कहीं ना कहीं कमी आई है, लेकिन कुछ रीजन में कहीं ना कहीं रिपोर्ट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यूरोपियन रीजन की बात करें, कहीं ना कहीं नई केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं, कहां पे, आपके स्पेन और यूके में, लेकिन बड़े नंबर में जो बड़े यूरोपियन और नॉर्थ अफ्रीकन जो आउटब्रेक है वो ऑब्जर्व किए गए कब, 2022 में, जो कि अंडर कंट्रोल में है, किसके थ्रू, वैक्सीन कैंपेन के थ्रू, और साथ ही साथ जो अवेयरनेस है उसको कहीं ना कहीं इसने अवेयरनेस जो है कहीं ना कहीं बढ़ाई गई, जिसके कारण से ये डिजीज जो है थोड़ी अभी कंट्रोल में है। जो ग्लोबल सिचुएशन की बात की जाए मंकी पॉक्स की, कहीं ना कहीं अभी फार फ्रॉम बीइंग रिजॉल्व होने में अभी भी दूरी लग रही है। ठीक है, क्योंकि जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिपोर्ट है कहीं ना कहीं नई कंट्री में वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक एशिया कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहे हैं, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन जो है इम्पैक्ट हो रहे हैं। अगर जून 2023 की बात करें, चाइना ने 4 केसेस मंकी पॉक्स के रिपोर्ट किए थे, जिसमें 2 बीजिंग के थे और 2 ग्वांगजू के थे। जो ये बढ़ते हुए कंसर्न है कहीं ना कहीं स्प्रेड कर रहे हैं डिजीज को अलग अलग कंट्रीज में। 2 केसेस जो रिपोर्ट हुए थे वो कहीं ना कहीं श्रीलंका में हुए थे, और इन पेशेंट्स जो ट्रेवल कर रहे थे दुबई से। अगर पहले की बात करें, मंकी पॉक्स कहीं ना कहीं डिटरमाइन किया गया था थाईलैंड में, ताइवान में, पाकिस्तान में और जापान में। ठीक है, तो ये क्या देखा जा रहा है, ये देखा जा रहा है कहीं ना कहीं, अगर बात की जाए सेवरल केसेस की, ट्रैवल हिस्ट्री की, मिडिल ईस्ट में हो रही है, यानी कि मिडिल ईस्ट जो है अभी तक, मिडिल ईस्ट की बात करें या साउथ ईस्ट की बात करें या एशिया पैसिफिक, ये हर एक रीजन में कहीं ना कहीं ये मंकी पॉक्स जो है बढ़ रहे हैं। तो
इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कहीं ना कहीं हमें ग्लोबल लेवल पे जाके इस एजेंडा को उठाना चाहिए और इसके ऊपर कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे बातचीत करनी चाहिए, जिससे कि इस बीमारी को कहीं ना कहीं रोका जा सके। नहीं तो फिर इसी तरह का आउटब्रेक हमें कोविड-19 में जिस तरह देखने को मिला था, उस तरह का आउटब्रेक कहीं ना कहीं इसमें पड़ सकता है। तो इसको ये हो सकता है कि हम प्रिलिमिनरी स्टेज पे इसको कहीं ना कहीं रोकने में समर्थ हो जाए और इसको आगे ना बढ़ने दे। जो वल्नरेबल सेक्शन की जो कंट्रीज है उन पे कहीं ना कहीं जीनोम सीक्वेंसिंग की जो तरीका है वो अपनाना चाहिए कि किस कारण से ये किस वजह से बढ़ रहा है, और साथ ही साथ हमारे पब्लिक हेल्थ एफर्ट और हमारे कॉर्पोरेशन को या फिर रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं आपस में शेयरिंग करना चाहिए, ताकि इसके जो इवोल्यूशन है मंकी पॉक्स से उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, देखिए, ओवर फिशिंग इज ड्राइविंग कोरल रीफ्स आर टुवर्ड एक्सटिंक्ट। क्या हो रहा है देखते हैं। 5 जो सबसे मोस्ट कॉमन जो शार्क स्पीसीज है जो कोरल रीफ में कहीं ना कहीं रहते हैं, वो रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल स्टडी के अनुसार क्या बताया जा रहा है, डिक्लाइन कर रहे हैं 60 to 73%। ठीक है, जो कॉमन शार्क है जो कहाँ रहते हैं, कोरल रीफ में, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रहे हैं। अगर बात की जाए कुछ जो इंडिविजुअल शार्क है वो कहीं ना कहीं कोरल रीफ में नहीं पाए जाते, जो कि 47% है। ठीक है, लेकिन ये हो किस कारण से रहा है? इसका कारण है ओवर फिशिंग। क्या रीजन है? ओवर फिशिंग, जो विच रिमूव बोथ दिस शार्क देम सेल्फ एंड प्रे दे डिपेंड ऑन। क्या कर रहा है? ये दोनों ही शार्क को और साथ ही साथ जो शार्क जिनको वो प्रे करते हैं, जिसपे वो डिपेंड रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रहा है, जिसके कारण से जो शार्क नंबर में है, नंबर ऑफ शार्क्स जो है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रहे हैं। जो रे स्पीसीज है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहे हैं ऑन रीफ की वजह से। रे स्पीसीज यानी कि जो धूप में जिनको धूप मिलती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहे हैं इन कोरल रीफ्स में। शार्क डोमिनेटेड जो रीफ्स है वो कहीं ना कहीं कहाँ पे अभी है, अभी परसिस्ट है कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड मरीन सेंचुरी में, जबकि रे डोमिनेटेड जो रीफ्स है वो कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं कम है और लिमिटेड गवर्नेंस है इनके ऊपर। ठीक है, जिसके कारण से ये भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन क्या है? देखिए, लाइट पॉल्यूशन यानी कि आप रोड में चल रहे हैं तो लाइट जल रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह का पॉल्यूशन भी क्रिएट करती है। कैसे? किन लोगों के लिए? जैसे हम लोग के लिए हम कहते हैं कि हमारे लिए ठीक है कि लाइट लगना गलियों में, ठीक है, अंधेरा नहीं रहेगा, हम आराम से चल सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पक्षियों को प्रॉब्लम करती है, और ऐसे जीव जो होते हैं जो नाइट में ही सर्वाइव करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो रेडिएशन इनसे निकलती है, जो फ्लोरोसेंट रेडिएशन वगैरह निकलती है, तो कहीं ना कहीं इनको डाइवर्ट कर देते हैं, इन बर्ड्स को क्या करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं अपने प्लेस से। तो रिसर्च और डॉक्यूमेंट जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो लाइट पॉल्यूशन है कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम, हमारे हेल्थ को और कल्चर को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये इम्पैक्ट जो है इन्वायरमेंटल और इनके कारण से जो हैबिटेट लॉस हो गया या फूड वेब की डिस्ट्रप्शन हो गया या इंसेक्ट पॉपुलेशन हो गया, इनको कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं, और साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस को भी रिस्पॉन्सिबल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आर्टिफिशियल लाइट की बात करें जो नाइट में होती है, अलग अलग तरह की अलग अलग कॉम्प्लेक्स के साथ होती है, और ये इम्पैक्ट किनको पहुंचाता है, प्लांट्स को पहुंचाता है, एनिमल्स को पहुंचाता है, और पूरे हमारे इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं पहुंचा रहा है। अगर प्लांट और एनिमल को पहुंचाने का मतलब है कि पूरे इकोसिस्टम को हमारे पहुंचा रहे हैं। कुछ जो स्पीसीज है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लाइट पॉल्यूशन को, जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है इनके लिए कि इनके मिटिगेटर को मिटिगेट दी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लाइट अक्रॉस द इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम में जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इनको कहीं ना कहीं मिटिगेट करने में थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम होती है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है टेक्सटाइल एंड एपीएल एक्सपोर्ट डिक्लाइन 12.2% इन मई एमिड वीक डिमांड। क्या बताया जा रहा है, जो टेक्सटाइल है या एपेल्स जो टेक्सटाइल से बने चीज है वो कहीं ना कहीं उनकी जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 12.2% जो है मई में घटी है। क्यों? क्योंकि वीक डिमांड की वजह से, डिमांड कम होने की वजह से। टेक्सटाइल और एपेल्स एक्सपोर्ट रजिस्टर्ड 12.2% डिक्लाइन में इंडस्ट्रियल कंटिन्यू टू फेस लो डिमांड की ओवरसीज मार्केट इंक्लूडिंग द यूएस। जो यूएस वगैरह की जो मार्केट है वहां पे कहीं ना कहीं इसकी डिमांड घटी है, जिसके कारण से इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिली है। और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की बात करें, ये कहीं ना कहीं ईयर के बेसिस पे
क्या हुआ है 11.8% जो है कहीं ना कहीं श्रैंक किया है, रिड्यूस हुआ है। और इनसे जो बनी चीजें हैं इनकी एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं कमी आई है 12.7% की ओवरसीज शिपमेंट में। और जूट प्रोडक्शन की बात करें इसकी भी डिक्रीमेंट हुई है 29.3% की, जबकि हैंडीक्राफ्ट और हैंडमेड क्राफ्ट की बात करें तो इनमें भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है 21.1% की। इंडियन टेक्सटाइल और एपीएल एक्सपोर्ट की बात करें जो लास्ट मंथ में थी वो 2816 मिलियन डॉलर थी, ठीक है। और जबकि पहले क्या थी 3206 मिलियन डॉलर थी मई 2022 की बात करें तो, ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो। इसका जो शेयर है कमोडिटी एक्सपोर्ट में वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है 8.05% की पहले की मुकाबले। पहले कितना था 8.22% और अब जो है 8.05। जो कंटिन्यू एक्सपोर्ट देखा जा रहा है इनमें टेक्सटाइल की वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे चिंताजनक की बात है। और एक्सपोर्ट टेक्सटाइल और एपीएल जो है कहीं ना कहीं 19.3% जो घटा है वो मार्च में, अप्रैल में जो है 21.7%, ठीक है। अगर बात की जाए किस वजह से ये हो रहा है, इसका मेन रीजन बताया जा रहा है कि डिमांड जो है वो कम हो रहा है उस यूएस, जर्मनी और यूके। इसका सबसे मेन वजह है इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से एंड ऑल्सो पाइल्ड अप इन्वेंट्री की वजह से। जबकि ये जो है रिपोर्ट किया जा रहा है द ट्रेड सजेस्टेड दैट गवर्निंग फॉरवर्ड एंड सिचुएशन इंप्रूविंग एक्सपोर्ट स्लोली स्टेडली गेटिंग ऑर्डरली सप्लाई ऑफ मर्चेंडाइज। कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करने की इस तरह की बात भी सामने आ रही है, ट्रेड सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन चाइना की अगर बात करें, चाइना ने कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ाया है कोविड-19 के बाद भी, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। देयर इज ए एक्सपेक्टेशन गुड बिजनेस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी स्पेशली यार्न एंड फैब्रिक में। फैब्रिक और यार्न के मामले में इन्होंने कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी पाई है बिजनेस में, ठीक है। डोमेस्टिक कॉटन प्राइस जो है ऑल्सो मॉडरेटिंग गिव होप हाई सेल्स जुलाई एंड अगस्त। जो डोमेस्टिक कॉटन प्राइस की बात करें तो कहीं ना कहीं मॉडरेटिंग होप की बात की जा रही है, हाई होगी जो इनकी सेल्स है वो जुलाई और अगस्त में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये लास्ट आपका एनालिसिस था, न्यूज था। तो आई थिंक आपको न्यूज अच्छी लगी होगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।